नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट की कि जिस तरह से कानूनी दांवपेच चले जा रहे हैं उसको लेकर क्या अब आगे की कार्रवाई होगी, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस पर विधायकों को जवाब देने का वक्त 14 दिन तक और बढ़ाया। तब तक बागी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 5 दिनों में सभी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों, उनके परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के भी आदेश दिए, जिसे राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर टर्न एंड ट्विस्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर राजनीतिक घटनाक्रम पर एक बैठक की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि पार्टी की राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों के संकेत दे दिए गए हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने बागियों को सामने आकर बात करने की चुनौती दे डाली। तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने कल पेश होने के लिए सम्मन भेजा। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक रैली कर बागियों और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसको हम पहले समझते हैं, ये पूरा घटनाक्रम आगे क्या कहता है, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता खारिज करने के फैसले पर 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगने से शिवसेना को तगड़ा सियासी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे का गुस्सा बीजेपी पर भी जमकर फूटा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिंदे गुट ने उद्धव सरकार से समर्थन वापसी के लिए 51 विधायकों के दस्तखत वाला खत लाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया है। वहीं शिंदे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दिखाई दी। बीजेपी के राज्य के आला नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस पर सूबे के सियासी हालात पर मंत्रणा की। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि बस अब हम 2-3 दिन और विपक्ष में हैं। गेलं नाही तर याच्या इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। वहीं बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के गुट ने भी शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठाणे में शिंदे समर्थकों ने शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला फूंका। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। ईडी का दावा है कि गोरेगांव में पत्राचौल पुनर्वसन प्रोजेक्ट में बिल्डर ने अनियमितता पर तकरीबन 1039 करोड़ कमाए और उसी पैसे में से 55 लाख रुपए गुरु आशीष कंपनी के एक डायरेक्टर प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी को दिए, जिससे संपत्ति खरीदी गई। अब इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। संजय राउत इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत ने बागियों को इस्तीफा देकर चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी है। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और अघाड़ी सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागियों को सामने आने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जो भागते हैं वह कभी नहीं जीतते। वहीं उद्धव ठाकरे ने 9 बागी मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए हैं। एकनाथ शिंदे से नगर विकास, पीडब्ल्यूडी और एमएसआरटीसी लेकर सुभाष देसाई को दे दिए गए हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवसेना के 3 मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई ही बचे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही 11 जुलाई तक महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर रोक लग गई है, लेकिन भीतर खाने राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सियासी घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प बना हुआ है और किस तरह की राजनीति और किस तरह का संकट बनेगा ये देखने वाली बात होगी। कौन बच पाएगा और कौन अपने मकड़ जाल में उसको फंसा लेगा। तो ये सियासत का खेल ऐसा ही होता है जिसमें सत्ता पक्ष जो है अपनी कुर्सी बचाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, गिरीश तिवारी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाजी मुखलेश एनसीपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और प्रदीप शर्मा अधिवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत हम करना चाहेंगे गिरीश तिवारी जी आपसे कि जिस तरह की विषम परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं
एक सियासी संकट आप पर खड़ा हो गया है और उसके लिए दूर दूर तक आपको अभी फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और अब तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, आपके लिए स्थिति और बद से बदतर हो गई। चलिए, उनका संपर्क शायद हमसे टूट गया है, लेकिन यहाँ समझने वाले हैं। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे, इस सियासी संकट को कैसे देखा जाए जब मामला कोर्ट में पहुंच गया है? आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। आपने देखा कि छुट्टी होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की गतिविधियां रही। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये दो पेटिशन आई और 34 और 35 दो पेटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी। जी, एक जो पेटिशन थी वो एकनाथ शिंदे जी की साइड से थी, जिसमें, और दूसरी थी जो गोगा वाले जी, उन्होंने दो पेटिशन फाइल की। जी, दोनों पेटिशंस के डिफरेंट मुद्दे थे। दोनों पेटिशंस का एक जो एकनाथ शिंदे जी की जो पेटिशन थी उसमें बेसिकली जो करना था वो था कि जो डिसिडेंट, जो रिबल एमएलए बोलूंगा जिनको मैं, जी, जो डिसिडेंट्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आज शाम के 5 बजे तक डिप्टी स्पीकर साहब ने उनको समय दिया था और शो कॉज नोटिस दिया था कि क्यों नहीं आपकी सदस्यता को हम डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे। एक पेटिशन जो एकनाथ शिंदे जी की साइड से थी वो ये थी। दूसरी पेटिशन जो इसके ऊपर थी वो गोगावली जी की साइड से थी। उनका बेसिक कंसर्न पॉलिटिक्स को ना होकर जो विधायक थे, जो बागी विधायक हैं, उनकी और उनके परिवार की जान माल की रक्षा के लिए था। जी, रविंद्र जी, बात मैं एक कहनी चाहूंगा। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, प्रोविजन के हिसाब से हम सब लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करना है, पालन करना है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैं एक सेक्शन 268 है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की, जी, जो मैं बताना चाहूंगा इस सिनेरियो में काफी फिट होती है। और उसका जो 268 है वो बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस या पॉलिटिकल न्यूसेंस के बारे में बात करती है। जी, मेरा एक क्वेश्चन पूछना है कि कोई भी स्थिति हो, क्या राज्य की जो सरकार है, क्या राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो ऐसा टर्मोइल आ जाएगा कि देश की लोगों को जो चुने हुए चुनिंदे हैं, एमएलए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो अपने ही चुने हुए शहर में, जगह में, क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। जी, अगर ये टर्मोइल नहीं तो क्या है इसको? अगर तो मेरा कहना इसमें ये है, 268 में सबसे पहले प्रोविजन दिया हुआ है जिसके अंदर पॉलिटिकल न्यूसेंस के बारे में बता, आप धमका के, डरा के, किसी भी तरह जो भी नतीजा रहे इस बात का, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया। सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल इसको डिसाइड कर ही देगी। मेरा पूछना ये है कि इस स्थिति को, क्या पॉलिटिक्स किसी की जान माल से, क्या कानून से बढ़कर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर है? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस प्रोविजंस हैं, दुनिया भर की जजमेंट इसके ऊपर आ चुकी हैं। 2-3-4 जजमेंट का आज हवाला सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया हर पक्ष द्वारा, उसका दिया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने हर तरह की बातों को, प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए, सबको सुनने के बाद एक फैसला दिया कि आपका, क्योंकि 14 दिन का पीरियड, आज के टाइम का जो उनको शो कॉज नोटिस का टाइम था कि 5 बजे तक आप किसी तरह का कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएंगे, वो उसको स्टे कर दिया गया है और उस स्टे को एक्सटेंड कर दिया है 11 जुलाई 5:30 बजे तक। इसका अभिप्राय ये है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर अब इन एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कम से कम 11 जुलाई 5:30 बजे तक कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जी, ऐसे में एक सवाल और जी, बात पूरी कर लीजिए। जी, ऐसे में बेसिकली 2 या 3 आज जो मेन जजमेंट का जिनका रेफरेंस देना चाहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है डिफेक्शन के बारे में, फॉर एक गवर्नमेंट को टॉपल करके दूसरी गवर्नमेंट को कराने में। ये कोई पहला इंसिडेंस ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हो गया, हरियाणा में भजनलाल केस सब लोग जानते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हम अपना इंडिविजुअल नहीं है।
तो दो चीजें इसमें, दो जजमेंट थी जो कोर्ट ने जिनके ऊपर रिलाई का। एक तो थी कि तो कोलोहान जो 1992 का एक मैं जिसे कहूंगा लैंडमार्क जजमेंट है, जो कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो इस जजमेंट का रेफरेंस दिया ही दिया जाता है। और इसी में ये जो मुद्दा उठाया गया था कि ये बोलता है, हालांकि इसकी जस्टिफिकेशन है, इसमें जो हेल्ड किया गया था कोलोहान में 92 का जो केस बता दें, इस सिचुएशन में आपसे ये समझना चाहेंगे हम प्रदीप जी, इस सिचुएशन में क्या फ्लोर टेस्ट संभव है? देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। इशू दो आते हैं इसमें। एक आर्टिकल आता है 212, आर्टिकल 212, और एक इसमें आता है 179C। जो आर्टिकल दो ही इसमें, रविंद्र जी मैं बोलूंगा, दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी की सारी कोर्ट और बाहर की जितनी भी चीजें हैं, इसी के चारों तरफ घूम रही हैं, इन्हीं से डिसीजन होना है। 212 जो आर्टिकल 212 है, उसमें ये कहा गया है, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि अगर जो भी असेंबली की प्रोसीडिंग्स होती है उनके बारे में कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, उसके बारे में इंक्वायर नहीं करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप जरा वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स में जो डिसीजन होते हैं, जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स होती है। एक वर्ड, कोमा, फुल स्टॉप के ऊपर पूरी सेंस चेंज होती है। जो 212 में ये गया है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, कि कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा। कोर्ट इंक्वायर नहीं कर रहा है आज भी। 212 का जो हवाला लेकर लोग बाग इधर उधर घूम रहे हैं, 212 में इंक्वायर करने के लिए कहा है, लेकिन एक टर्मोइल आ जाता है। अगर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल न्यूसेंस हो गया, पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, तो बेसिकली कोर्ट, एक क्वेश्चन आज कोर्ट में ये भी खड़ा हुआ था कि आप सीधे के सीधे पहले हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्रोच किया आपने? उसका आंसर भी कोर्ट ने कहा। ये एक प्रोसीजर है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो ये सही समझता है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन किसी भी मैटर के अंदर जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। इसका कोई परफेक्ट एब्सोल्यूट बार नहीं है, जब वो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, गिरीश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आते हैं आपके पास सर। गिरीश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। गिरीश तिवारी जी, आपके लिए स्थिति बहुत पेचीदी हो गई, आपके लिए तो बहुत दिक्कत वाली स्थिति है, और जिस तरह के समीकरण बन रहे थे, आपके अपने विधायक जा चुके हैं और हर तरह से दिक्कतें पैदा करने वाले। अब इस स्थिति से बचता क्या है? क्योंकि पार्टी पर भी कहीं ना कहीं दावा किया गया है, और जिस तरह की स्थितियां बन रही है, अगर राउत जैसे बयान सामने आएंगे तो और संकट में चले जाएंगे। देखिए सर, सर्वप्रथम बता दूं कि बयानों को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, सफाई देनी पड़ेगी ना उनको। सर राजनीति में बयान सिर्फ संजय राउत नहीं देते हैं, बयान मोदी जी भी देते हैं, अमित शाह जी भी देते हैं। अब ये है कि उनके बयान को किस तरीके से कहाँ मीडिया पेश करती है, और संजय राउत के बयान को, संजय राउत जी के बयान को किस तरीके से कहाँ पेश कर दे। और रही बात आपको उनके बयान में कुछ गलत नहीं लगता? आप समर्थन करते हैं उनके बयान का? सर आप बता दें क्या गलत है, हमने समर्थन बिल्कुल करेंगे हम। क्या संजय राउत जी ने क्या गलत बयान दिया? अच्छा, तो यानी अगर आप किसी को दलित करते हैं, किसी को भड़काते हैं, तो ऐसा नहीं है। शिवसेना का ये आपको लगता है कि अगर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जो किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जो जिससे किसी भी तरह से उनके परिवार को डर बैठ जाएगा, उन विधायकों के अंदर डर बैठ जाएगा, वो सही है? सर मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, संजय राउत जी ने जो इंडिकेशन दिया था, उन्होंने ये कहा था कि शिव सैनिक गुस्से में है, भड़के हुए हैं। तो किस इशारे की तरफ कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि इशारे का इंतजार, क्या इशारा करना चाहते हैं? इशारे में बहुत सारी चीजें आती हैं सर, मुझसे बेहतर आप सभी जानते होंगे कि इशारे में बहुत कुछ है। एक इशारा एक चीज के लिए किया जाता है, दूसरी चीज के लिए किया जाता है। अब जिसको जो समझना हो, जिसको जो। अच्छा, तो ये जो निर्दलीय विधायक है विनोद अग्रवाल, उनके घर पर कुछ शिव सैनिकों ने हमला किया, इस तरफ था इशारा? सर क्या ये स्पष्ट है कि वो शिव सैनिक, ये क्लियर है? कुछ आज शिंदे गुट ने माननीय संजय राउत जी का पुतला फूका है, और हमारे भी कुछ जगहों पे तोड़फोड़ की गई है। हाँ,
तो दूसरी स्थिति ये बन रही कि सत्ता कहीं से भी नहीं संभल रही, ना विधायक संभल रहे आपसे, ना सत्ता संभल रही आपसे। नहीं, हमसे सत्ता नहीं संभल रही, ना समझ रही है, ठीक है, मैं स्वीकार कर ले, हम स्वीकार करते हैं इसे। लेकिन ये क्रिया प्रक्रिया ये जरूरी नहीं है कि तोड़फोड़ शिव सैनिकों ने की। ये पहले क्लियर होना चाहिए कि तोड़फोड़ करने वाले क्या शिव सैनिक हैं। तो ये जांच कौन करेगा और कौन करवाएगा? जांच होगी, ये जांच होगी, जांच जरूरी है, जांच हो रही है। और माननीय उद्धव साहब ने एक सप्ताह सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आया कि ये जो निंदनीय है या इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या शिव सैनिकों को इस तरह की कोई बात कहेगी? निंदनीय बयान तब हम देंगे, तब हमारी पार्टी देगी जब हमने निंदनीय कार्य किया होगा। हम निंदनीय कार्य नहीं करते, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की बात करते हैं, करते रहेंगे। हम शिव सैनिकों के लिए जो है ठीक है। शबनम जी, जो स्थिति बन रही है, एक वक्त कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की हम इस पूरे फ्रेम में कहीं भी नहीं है, और अब कहीं ना कहीं फ्रेम में जिस तरह की देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठकें हो रही हैं, जिस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहां धुआं उठता है वहां तो बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रेम में नजर आने लगी। देखिए, सबसे पहले अगर फडणवीस जी के घर में बैठक होती है तो निश्चित तौर पे हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सीट हमारे पास है, तो हमारी पैनी नजर सारी स्थिति पे निश्चित होगी और उस पर बैठ के भी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी होती है वो अपनी राजनीति के को मद्देनजर में रखते हुए उस पर पैनी नजर रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी को प्रोत्साहित किया या किसी के घर में आग लगाया। घर में आग खुद इनके ही करनी से हुआ है। जो आज बार बार कह रहे हैं वो सामने आके अपने नंबर एमपी में भी इनके करने से हुआ, राजस्थान में भी इनके करने से हुआ। वो तो कई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अलग अलग 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के काम करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, जिसके प्रमाण देते हुए नजर आते हो। देखिए, प्रमाण देना चाहे तो कांग्रेस ने भी बहुत बार सरकारों को गिराया है, तमाम चीजें, लेकिन प्रमाण तो उसका बदला ले रही है पार्टी। जी, उसी तरह के काम भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चल देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर रहती तो डंके के चोट पर सामने बोलती, लेकिन अगर घर में आग लगती है तो इनकी अपनी वजह से है। इनके पार्टी में टूट होती है तो इनकी वजह से। आज ये कह रहे हैं सामने आके आए, और 2 सालों से जो बागी विधायक और मंत्री हैं वो कह रहे थे कि उद्धव जी सामने आए। तो ये सामने आने का खेल जो है दोनों तरफ से हो रहा है। बागी विधायक भी कहते रहे कि सामने आके बात करें, सामने मिले, वो मिलने से इनकार करते थे, आज ये कह रहे हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे दिया और 11 तारीख को सुनवाई की बात हुई है। हाजी मुखलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं एनसीपी से। हाजी मुखलेश जी, बड़े अचरज की बात हो जाती है कि इतना बड़ा पूरा सियासत में घमासान मच गया, इतने सारे विधायक टूटकर चले गए, कानों कान खबर नहीं हुई। जी, इसका जवाब सब तो बड़ा हैरान करने वाली, जबकि सत्ता में आपकी सरकार, इंटेलिजेंस पूरा आपके पास, हर चीज फेल हो गई आपके। जी, मैडम ने पहला ही आपको कह दिया कि हमारी पार्टी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है देश में और महाराष्ट्र में भी। जब बड़ी पार्टी है तो लोगों को रिश्वत और लोगों को तोड़ने का, लोगों के साथ में जो खरीदने का, ये जो विधायकों को लालच दिया, अगर महाराष्ट्र के अंदर अशांति फैलाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज हमारे शरद चंद्र पवार साहब, उनके साथ कांधे से कांधा मिला, उद्धव ठाकरे के सरकार के साथ उनके साथ खड़े हैं। हम सब एनसीपी के, हमारे जितने विधायक है, हमारे हाथ बिल्कुल हमारे पास है। और उसके बाद मैडम बोलती है कि हमारी पार्टी बड़ी है और इतने लोग हैं, लेकिन आपके पार्टी जब से ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना की सरकार बनी है तब तक देवेंद्र फडणवीस, वो तो ये भी कह रहे हैं हम तो जो भी काम करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, कोई छुपा कर तो काम करते नहीं है। जी सर, सारे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन आप तो विचारधारा बदल कर दूसरी पार्टियों का सहयोग ले लेते हैं। नहीं, दूसरी पार्टियों का सहयोग जरूर लेंगे। क्या है इसके अंदर, आप देख रही है बहुत देश के अंदर क्या हो रहा है कि ये इनको कहीं ना कहीं लालच देके, इनको बहका के, फुसला के सीएम बनाने का। 2.5 साल तक जब शिंदे साहब हमारे साथ में थे, कांधे से कांधा मिला के बैठा, तब उनको नजर नहीं आया कि भाई यहाँ भ्रष्टाचारी है या अपराधी लोग है। जब ईडी इनके पीछे लगी तब ये जाके हर जगह भगा फिर रहा है। आज इन्होंने एक दाव किया है, कोर्ट का रूप अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट का, और कोर्ट के अंदर उनको पता है कि भाई जहां से राहत मिल सकता है। महाराष्ट्र में तो पैर रखने को जगह ही नहीं है, क्योंकि जनता उनके खिलाफ हो गया है।
उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी है, लेकिन जनता सबसे आगे है और उसमें हमारे शरद पवार साहब सबसे आगे उनके साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर, और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर 2 साल कोविड चलते रहा है, 2 साल के अंदर कुछ काम करने को अच्छा जाता, तो कोविड की वजह से बहुत से कामों के स्थिति अंदर काफी लेकिन दयनीय हो गई है। सर सुनिए, और निपटेंगे कैसे ये भी तो समझना होगा कोविड ना, का जो कोई है रास्ता होना भारत चाहिए। के अंदर काम किया है। आपके सर, विधायक उसके जब बाद आपके इन्होंने अपने क्या आप को किया छोड़कर चले गए अब तो ये लग गया है, अब आप कोर्ट में OED कैसे को पीछे- निपटेंगे जाके? सर, क्योंकि सर, हर तरफ से आप कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं और कहीं जितने लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि आप पर उनको भरोसा नहीं रहा। प्रदीप जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि अगर डिप्टी स्पीकर बाद में फैसला करें इन सारी चीजों को लेकर, तो फिर किस तरह का स्टेटस बनेगा? रविंद्र जी, बाद में डिप्टी स्पीकर कैसे करेंगे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार नोटिस दे दिया है जी नोटिस को एक्सप्लेन करने का कोई ना कोई पीरियड होता है। जी नोटिस में उन्होंने कहा कि आज 5 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया था, जिसको कि कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया। जी अब कोई भी डिसीजन, बिकॉज मैटर अब सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन मैटर है, अब डिप्टी स्पीकर साहब कोई भी डिसीजन कोर्ट की नॉलेज के बिना तो ला नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि आप 11 जुलाई शाम 5:30 से पहले तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जी ये एक इशू हो गया। ठीक। दूसरा इशू अब रविंद्र जी इसमें ये हो गया कि अब फ्लोर टेस्ट होगा। जी फ्लोर टेस्ट में क्या होना है कि अब आपको अपनी, देखिए मेजोरिटी जो है वो रूल करती है, इस पे कोई दो राय नहीं। जी फ्लोर टेस्ट में अब जो पार्टी का लीडर होगा वो ये अपना मूव करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे और ये बोलेंगे कि हमारे पास समर्थन है इससे। आर्टिकल 179C में देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो बात बीच पे रह गई थी। जी जैसे कि आर्टिकल 212 में ये है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली या पार्लियामेंट कुछ भी करती रहे, कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। जी रूल, अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो रूल 11 है, महाराष्ट्र असेंबली रूल का प्रोसीजर दिया हुआ है जी उसके अंदर, और आर्टिकल 179C में ये प्रोसीजर वेल डिफाइंड है, वेल एक्सप्लेन्ड है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का रिमूवल किस तरह से हो सकता है। वो प्रोसीजर के हिसाब से आपको फ्लोर टेस्ट में अगर आपकी 2/3 मेजोरिटी है, डिसीडेंस है, डिसीडेंस वैसे भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो ही नहीं सकता अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं हो तो। जी 2/3 मेजोरिटी का मतलब ये है जितने भी शिवसेना के जो MLA थे, उसका अगर 2/3 पार्ट जिस साइड भी है, वो लीगल राइट है उनके पास कि वो ब्रेक अवे ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं और जाकर अपना बहुमत प्रूव कर सकते हैं। और बहुमत प्रूव करने के बाद जैसा फिर आगे जिसके अगर कॉलिशन होना है या चेंज ऑफ गार्ड होना है या और कोई दूसरी प्रक्रिया होनी है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, प्रोसीजर को अडॉप्ट आपको करना ही करना पड़ेगा। नो वन इज अबव लॉ, न्याय से ऊपर कोई नहीं है, एक डिफाइंड प्रोसेस है, तो उसको हमें करना ही करना होगा। अब 2 चीजें इसके अंदर आती हैं। एक तो ये कि डिप्टी स्पीकर को, जो मुझे लगता है कि इसमें कमी रह गई कहीं से भी, अगर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस हो तो मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 14 दिन का टाइम होना चाहिए था। 14 दिन एक मैंडेटरी टाइम होता है कि आप दें, ताकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्पीकरों की एप्लीकेशन लिखना है कि 2 मिनट में आपने बना दिया। बहुत से लीगल कानूनी दाव पेज हैं, उनको डिफाइन करना, आपके ऊपर एलिगेशन क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज के कारण से आपको नोटिस सर्व किया गया है, बहुत सी चीजें देखकर कंसल्ट कर लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही आप इस पोजीशन में पहुंचते हैं कि आप उसका रिप्लाई बना सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है तो आपने जो लिख दिए आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए 2 दिन का टाइम देना मेरे हिसाब से बहुत कम था। एटलीस्ट 14 days टाइम शुड हैव बीन गिवन टू द MLA टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये है। अब दूसरी बात जो मैं आपको एक केस और बता रहा था, जो कि कोर्ट से काफी, वो भी काफी, जब एंटी डिफेक्शन होता है तो उसके अंदर काफी पर्सनलिज लॉ है, वो जजमेंट है, उसको रेबिया केस बोलते हैं। रेबिया केस ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर जब डिफेक्शन हुआ था
तो उस टाइम पे उसको मतलब ये सब उसके बारे में एंटीसिपेशन की 90 ये उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ। उसमें भी रविंद्र जी ये कहा गया था, कोर्ट टू इंटरफियर आफ्टर स्पीकर डिसीजन इज रॉन्ग। अगर कोर्ट को, अब जैसे कि इसमें इरेगुलरिटी क्या थी मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एटलीस्ट 14 days टाइम वाज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एक्सप्लेन द पोजीशन। जो एमएलए को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए 14 दिन का टाइम देना चाहिए। कोर्ट ने यही कहा कि आपको इतना जल्दी क्या थी, आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं फॉलो किया। 14 दिन का मैंडेटरी पीरियड जो होता है वो तो कम से कम आप देते हैं उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए। आप जो भी डिसीजन लेते वो एक डिफरेंट इशू था, वो आपका डोमेन है, वो आपका अधिकार है। लेकिन क्या आप बिना सुने बिना कुछ करे किसी के ऊपर डिसीजन ले लेंगे? एक इशू ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इशू था इस सिचुएशन के अंदर वो ये था कि इन जो सो कॉल्ड डिसिडेंट एमएलएज हैं, इन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया हुआ था अगेंस्ट द डिप्टी। कोर्ट ने कहा था कि जब आपके खिलाफ, हालांकि आपके खिलाफ एक प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, तो एक बड़ा सेटल्ड लॉ है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन केस। आप अपने केस के खुद जज नहीं हो सकते। आपके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पड़ा है, आप ही डिसीजन ले रहे हैं। तो कोर्ट ने इसके ऊपर भी बड़ी तीखी प्रक्रिया ली कि लीगली ये टेनेबल नहीं है। फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर इसका फैसला कौन करेगा? सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को ठीक समझते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव का फैसला है तो फिर उसका अविश्वास प्रस्ताव है तो इसका फैसला कौन करेगा? एंड वो फिर वही दोबारा से 2/3 मेजोरिटी, जो रूल 11 जो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र असेंबली रूल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है, 179C कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है कि आप कैसे क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे अगर आपको इस तरह की अगर रिमूवल, उसमें जो 179C में और रूल 11 महाराष्ट्र असेंबली रूल्स में स्पेसिफिकली रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है गिरीश तिवारी जी, जो सिचुएशन बन रही है उद्धव ठाकरे सरकार के सामने, अब इसकी कोई काट आपको लगता है आपके पास नजर आ रही है? क्योंकि दो चीजें हैं आपके पास, एक तो खुद की सरकार तो बचानी है, पार्टी भी बचानी है। देखिए सर, शिवसेना का जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है और महाराष्ट्र की जो जनता है वो जनता के साथ खड़ी है। ऐसी बात नहीं, आपके पास क्या विकल्प है? जनता तो सब जानते, जनता तो वोट देकर चुनती है, उसके बाद गठबंधन किसी से कर लिया जाता है, तो जनता के तो इरादों पर हमेशा पानी फेरा जाता रहा है। पानी फेरा जाता है, ठीक है आपका कहना। हमारे पास जो विकल्प बचता है, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट उससे पहले नहीं होगा, और इसमें मैं एक रिक्वायरमेंट करता हूँ, एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बागी है ये अब तक क्यों नहीं आए, ये मुंबई क्यों नहीं आए, ये इतना समय जो इन्होंने ले लिया, जो भी कुछ अगर वो भी चाहते हैं, वो स्वयं भी चाहते हैं फ्लोर टेस्ट करना, तो वो स्वयं करते ना, वो आ गए होते, इन्होंने क्यों ले लिया? इनके पीछे एक बहुत बड़ा बीजेपी का षड्यंत्र है। और तो बीजेपी का षड्यंत्र है तो आपके पास उसकी काट होनी चाहिए। आप तो पहले बीजेपी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, उसके बाद आप चले गए। अगर आपको ये पता था आपने किसी दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन किया है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी ना। और अगर आपको नहीं पता तो आप सत्ता पर बैठ के उसको भूल गए, आपको लगा कि बहुत आसान काम है, अब तो हम सरकार चला ही लेंगे। नहीं, सत्ता आसान काम नहीं होता सर, सत्ता कभी आसान नहीं होती है। सत्ता का आपको ऐसे ही लगा ना, इसीलिए तो आपकी नजर वहां से हट गई। सत्ता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, ये तो तरह तरह की बातें जो है होती है, ठीक है। जो है सत्ता की कीमत हमेशा भारी होती है, अभी हल्की, सत्ता की कीमत कभी हल्की नहीं रही है, भारी होती है। लेकिन ठीक है, सोना जितना तपेगा उतना निकलेगा। अभी जो हमारी स्थिति है, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ सर, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि आप इतना निश्चिंत हो गए कि आपको यही ध्यान रहा कि हमें अपनों का भी ध्यान रखना है। जिन अपनों पर आप भरोसा करते हैं वो आपकी पीठ में छुरा भोंक कर चले गए।
या आपसे असंतुष्ट थे तो उनको आपको मनाने का प्रयत्न करना चाहिए था। वो असंतुष्ट थे तो 2.5 अब तो साल आप कल बाद को ये भी नहीं कह पाएंगे पार्टी आपकी अगर ऐसा है। मुझे सुनने की सर, मुझे 2 मिनट तो सुनते। वो असंतुष्ट थे तो 2.5 साल बाद उन्होंने ये जारी किया और पूरे के पूरे 35 निर्दलीय जो भी उनके साथ आए वो पूरे के पूरे असंतुष्ट हो गए। 2.5 साल तक वो संतुष्ट थे, 2.5 साल तक वो संतुष्ट साल के बाद ही उनको असंतुष्टि आई। ये एक षड्यंत्र है, ये बड़ा षड्यंत्र है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी है घर के बेटियों ने शंका डालने की कोशिश की है। अब जो भी होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधीन है फैसला और फ्लोर टेस्ट होना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जी ठीक है। हाजी मुकलेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्थिति आपकी भी देनी, क्योंकि इसके बाद यही होता है कि जब आपके गठबंधन रहेगा नहीं तो आपकी सरकार तो जानी है, आपको ये भी डर होगा कि आपके विधायक क्या करेंगे, उन पर भी भरोसा नहीं, इसीलिए बार बार सबके साथ मीटिंग की जा रही है। सर सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन नेक इरादा होना चाहिए काम करने का। अगर हमें सत्ते पे जनता ने सारे लोगों ने मतलब अगर नापसंद किया है, जिस तरह विधायक लोगों ने मतलब जो है आज 2.5 साल बाद एक हिंदुत्व की बात कर रहे देश में कि हमें उनके साथ एनसीपी और कांग्रेस के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल अभी क्या है वॉच एंड वेट कर रहे हैं। और हमारे जो शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा है। चाहे सरकार अभी कोर्ट में चल रहा है, सब न्यायालय में है, देश के पूरे दुनिया के लोगों की नजर उन पर बनी हुई है। उसके अंदर जो भी फैसला होगा उसको हमें मान्य होगा। और हम अगर सरकार में आपको लग रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे इसमें, क्योंकि जिस तरह की बैठकें चल रही हैं, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से सारी रणनीति बना रहे हैं, इतना आसान होगा आपके लिए? अब तो वजूद की लड़ाई है यहाँ पर। देखिए शरद पवार साहब ऐसी चीजें, इनको सारे देश और दुनिया जानती है और मोदी जी भी उनको मानता है। आज की तारीख में सारे नेता मानते हैं, सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के। उद्धव साहब ठाकरे भी बहुत से चीजों में उनसे सलाह लेते हैं, क्योंकि शरद पवार साहब कोशिश पूरा करेगा अपने सरकार बचाने का और सभी को लेके चलने का। लोगों का जो विकास का काम रुका हुआ है उस विकास को पूरा करने का, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का काम पूरा शरद पवार के परिवार, सुप्रिया ताई सोले, चाहे अजीत दादा पवार हो, जयंत पाटिल हो, सारे हमारे लोग लगे हैं। और रही बात हमारे जो आज जो ये हो रहा है शिवसेना के और सिद्धे साहब के लोग आपस में जो मारपीट कर रहे हैं, तो इसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि ये चीज नहीं होना चाहिए। जनता में गलत मैसेज जा रहा है और हम चाहते जियो और जीने दो। चाहे जिस तरह भी विपक्ष में काम करना पड़े तो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम इस तरह की साजिश और इस तरह के लालच में पड़ के हम सरकार में ज्यादातर हम पसंद भी नहीं करते कि इस तरह के दबाव कुछ भी हो जाए। तो आप देखे होंगे साहब, ईडी का नोटिस हर किसी का, संजय राउत साहब को ज्यादा बोलना, कल उन्होंने बहुत अनस कुछ बातें कही और उसके ऊपर से नोटिस आज दिया। तो ऐसे काम क्यों किए जाए जिससे ईडी का नोटिस मिल जाए? तो कहीं ना कहीं नहीं सर, काम नहीं। आप एक इतना देश के अंदर एक ऐसी चीज है, सीबीआई ईडी एनआई है, आपने कुछ ज्यादा बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर उनके जैसे कि अभी सहयोग में, ठीक है, ये आरोप है। शबनम जी, उनके ईडी की कार्रवाई रहती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, विधायक खरीदे जाते हैं और आज इस स्थिति में ले आए। भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, कहीं ना कहीं तो शामिल रही है सरकारों को अस्थिर करने में, ये कह रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, सबसे पहले तो हाजी जी कहते हैं बड़ी पार्टी है इसलिए रिश्वत देते हैं। बड़ी पार्टी का मतलब ये रिश्वत देना समझते हैं। तो पहले से पवार साहब कांग्रेस में थे, एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लंबे समय तक राज किया, तो क्या बड़ी पार्टी होने के नाते वो केवल रिश्वत देने का काम करते थे शासन करने के बजाय? तो ये प्रश्न चिन्ह ये खुद अपने ऊपर उठाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं दंगा फसाद हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सरकार करेगी या विपक्ष करेगा? ये भी इनसे पूछने की जरूरत है। तीसरी बात, जब ये इनके डिप्टी स्पीकर इनको कहते हैं 14 दिन के नोटिस के बजाय 2 दिन के अंदर इनको जवाब देने हैं, तो इंटेंशन क्लियर होता है कि किस तरीके की बुगाहट और किस इंटेंशन से इस काम को डिप्टी स्पीकर कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने इसको स्टे दिया। डिप्टी स्पीकर ने यहाँ तक ये तो सवाल तब भी खड़े हुए थे जब 5:30 बजे सीएम पद की शपथ ले ली गई थी, तब ये नियम नहीं याद आए थे। देखिए मैं अभी की बात कर रही हूँ, जब जो हुआ उसको नकारा गया और खत्म हुआ, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं इनका अंदरूनी कला रहा। और इस अंदरूनी कला में आपने देखा कि पहले ही दिन आदित्य यही तो विपक्षी दल कहना चाह रहे हैं कि जब आप करते हैं तो आपको उसमें सारी चीजें सही नजर आती हैं,
जब विरोधी दल या विपक्षी दल उस चीज को हमने अंजाम कोई देते हैं दंगा तो आपको फसाद लगता है नहीं वहाँ किया, क्वेश्चन मार्क खड़े हमने होने शुरू हो किसी को जाते हैं? डराया धमकाया नहीं, जो भी किया इन्होंने इस तरीके से बागी विधायकों को दूसरी जगह जाके रहना पड़ रहा है, वो सामने आने से कतरा रहे हैं, कोर्ट में सुरक्षा मांग रहे हैं, ये सारे प्रश्न चिन्ह सरकार पे है। तो आपका कहना है कि जब धमकाया उसके बाद वो लोग गए हैं? जी, आपका कहना है जब धमकाया है या इस तरह की स्थिति बनी उसके बाद वो लोग गुवाहाटी गए? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर वो अब तक वहां आने से कतरा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि अंधेर नगरी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ है, पूरी तरीके इनके सबके बेटे भी वहाँ से जॉब दे रहे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे हैं, वो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं सांसद होने के नाते, और अपने आप को शिवसैनिक कर रहा है, कहता है मैं शिवसैनिक हूँ, आज भी शिवसैनिक हूँ, बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। पार्टी उद्धव जी की है, सरकार उद्धव जी की है, और उसके बाद जब जो कुछ भी असामान्य तौर पे वहाँ पे कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी है, ये प्रश्न आप किसी और से कर ही नहीं सकते, ये सरकार का काम है। और अगर आपके विधायक, आपके मंत्री सुरक्षा मांगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं। दूसरे पे दोषारोपण करना कि भाजपा कर रही है, पर सरकार तो आप चला रहे हैं ना, कानून व्यवस्था तो आप बनाएंगे ना। आपके विधायक सरकार हेल्प कर रही है मैडम, हर जगह हेल्प कर रही है। गिरीश तिवारी जी, जवाब है कोई आपका? गिरीश तिवारी जी, जवाब है कोई आपके पास? गिरीश तिवारी जी, शबनम पांडे जो आरोप लगा रही हैं, कोई जवाब है आपके पास? चलिए हाजी मुकेश जी, तो आग ठीक में है, घी डाल रहे हैं। हाजी मुकेश जी, सर 144 चल रहा है, सर, और ये जो लोग गठबंधन की सरकार, वो तो कह रही उद्धव सरकार है, आप भी मिले हुए हैं, और उसके बाद विधायक इस तरह से डर रहे हैं, किस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है, तो सबकी आपकी देन है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक डर नहीं रहा है, विधायक को तो मलाई चाहिए था, विधायक को जो चाहिए तो वो मिल रहा है, तो वो मलाई आप नहीं दे पाए? जी, उनका जो दाव था ना, जो सारा चीज जो करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलके, वो उनका कामयाब होता हुआ, मतलब तो यही बात तो शिंदे साहब कह रहे थे, एनसीपी के नेता मिलकर मलाई खा रहे हैं, वो यही बात कह रहे थे शिंदे, विश्वास है हमारे एकनाथ शिंदे यही कह रहे थे सरकार को, आघाड़ी सरकार को, कि हमें नहीं मिलेगा, हाजी मुकेश जी, दादागिरी करके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यही बात आगे फ्लड टेस्ट करके उसके बाद सरकार में बैठना पड़ेगा, हाजी मुकेश जी, पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी पार्टी। हाजी मुकेश जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही है हाजी मुकेश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे थे कि असली मलाई तो एनसीपी के लोग खा रहे हैं, हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा, तो इसी वजह से तो ये सारी स्थिति पैदा हुई कि आपस में मिलकर मलाई खाइए, और जो लोग उसके हकदार हैं उनको बिल्कुल किनारे कर दीजिए। जितना बड़ा बड़ा मंत्रालय दिया है उद्धव साहब ठाकरे ने, ऐसा किसी को नहीं दिया, बहुत भरोसा किया था, आज उनको दिख रहा है कि एनसीपी मलाई खा रहे। यही काम अगर पहले ही बोल देते, जैसे कि 2 महीने की सरकार हो या फिर 4 महीने की सरकार में, तो समझ में आ जाता। पूरी मलाई उन्होंने खा लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, और उसके बाद आज आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव साहब ठाकरे के एनसीपी के लोगों को मलाई दे रहे। ये तो झूठी बात है। ये बिल्कुल, अगर नहीं भागा होता मुंबई से, बाहर नहीं जाते विधायक को लेकर, तो माना जाता था बात को। अपने घर पे रह के, अपने महाराष्ट्र पे रह के, उन्होंने महाराष्ट्र से छोड़ के बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई और सिखा रहे थे, चला रहे साहब। देखो, जनता सब जानती है इसके पीछे किसका हाथ है। और आज मीटिंग भी की है लोगों ने, 5 महाराष्ट्र के जो बड़े लीडर है एनसीपी इसके बीजेपी के, इस बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग किया, तो कोर्ट का निर्णय जैसे ही होगा तो उन्हें तो अपनी मीटिंग करनी है ना। गिरीश तिवारी जी, एक बड़ा आरोप लगाया है यहाँ शबनम जी ने कि जब आपकी सारी सरकार है, सारी चीजें आपकी, उसके बाद भी विधायक डरे हुए हैं, किस तरह का शासन वहां पर आप कर रहे हैं आपको पता ही नहीं, जो उनके परिवारों में डर है। जो देखिए सर, मैंने कहा है कि आरोप लगाना, ये जो भी आरोप है कि विधायक डरे हुए हैं, विधायक डरे होते तो जो है अब अचानक से डरने लगे हुए। नहीं, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि हमले हो जाएंगे, उसको लेकर तो इस तरह की परिस्थिति बनी, तब तो उनको सुरक्षा की बात कही गई, कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, आपको हो उनको, उनके ऊपर क्या हुआ, उनके परिवार के ऊपर कुछ ऐसी स्थिति बनी? नहीं, वो सुरक्षित है, पूरा सुरक्षित है, हम सब उनके साथ है, वो भी हमारे बहन है, भाई है। वो जितने सुरक्षित महाराष्ट्र में कहीं और हो नहीं सकते, और सुरक्षित होने के बाद उन्होंने ड्रामा, एक सियासी ड्रामे को ये चलाया जा रहा, उसको वो चला रहे हैं। फिर ये संजय रावत जी बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं? अगर उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, तो संजय रावत जी क्या बयान में कह रहे हैं? संजय रावत जी ने तो कोई गलत बयान नहीं दिया। बयान तो आपके मोदी जी देते हैं गुजरात में।
दंगे मोदी जी करवाते हैं। देखिए बात जो हो रही है उस पर गिरीश जी, टॉपिक पर रहिए। चाहिए टॉपिक पे नहीं उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, मैं महाराष्ट्र की राजनीति की बात आ रही तो महाराष्ट्र करिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करिए ना। एक बात बोलना चाहूंगा, सिंह साहब बोलना चाहूंगे एक बात। हाँ। शबनम मैडम के बात पर बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति है और महाराष्ट्र की तो अपन जो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के इसमें बात करना चाहिए, महाराष्ट्र के लिए बात करना चाहिए। आज महाराष्ट्र की जनता परेशान है। हम टेलीविजन खोल के आज कोर्ट का फैसले को देख रहे थे, किस तरह मतलब हमें दिखे और क्या नए मिलेंगे। सारे लोगों का मतलब ध्यान इसी में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इस तरह तो का। 2 दिन का समय देना भी तो उचित नहीं है ना। 14 दिन का समय होना चाहिए। तो वही तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है और कोर्ट ने भी उसी बात को कहा। सर माहौल मैडम ने कहा माहौल आपने खराब किया। देखिए माहौल हम कैसे खराब कर रहे हैं? अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं सर। अंतर कलर किसने किया? शिवसेना के मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अपने पार्टी के लोगों से मिलना बंद क्यों किया उन्होंने? क्यों उनकी बातों को अनसुनी किया? सारा कुछ एक चिट्ठी में है। ऐसा नहीं है मैडम उन्होंने तो कहा था कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा है आके, उन्होंने टेलीविजन में स्टेटमेंट दिया है, आज मीडिया में बोला गया है कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं लोगों से ज्यादातर, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। आप सच बोल रही है, एक्सेप्ट किया है। हाजी मुखलेश जी, अगर मुख्यमंत्री हाजी मुखलेश जी सकते तो एक्टिंग मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था वहाँ पे। गिरीश तिवारी जी, अगर मुख्यमंत्री की तबीयत खराब गिरीश तिवारी जी, शबनम जी का सवाल आपसे था। हमें लग रहा कि आप अगर उनके सवाल का जवाब दें कि सारी चीजें अगर आपके पक्ष में थी तो आप क्यों नहीं इस तरह कार्रवाई? सवाल का जवाब दूंगा। आप प्रश्न दोहराइए। जी बताइए। मैं चाहता हूँ प्रश्न एक बार दोहरा दें। शबनम जी, देखिए माहौल जो भी महाराष्ट्र में हुआ वो शिवसेना के अंतरकलह से हुआ। क्यों मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के मंत्री और विधायकों से मिलने? गिरीश तिवारी जी, उनका यही कहना है कि जो आज परिस्थितियां बनी हैं और अगर वो सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी आप भले ही भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो, लेकिन ये अपनी खुद की क्रिएट की हुई है शिवसेना की। अगर वो अपने नेताओं से मिल रही होती, उनको उनका सहयोग कर रही होती, उनके बातों को सुन रही होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। मुझे बोलने शबनम में मुझे बोलने दे जी। क्या कोई भी पार्टी अपने ही वर्कर्स के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करती है सलाह हो जाए? खास करके कोई पार्टी का मुखिया चाहेगा कि उसकी ही पार्टी में उसके ही जो वर्कर्स हैं वो तो आपको भी तो थोड़ा वक्त लेना चाहिए था ना। जिस तरह से आपने उनको शिंदे को अपने पद से हटा दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तो आप इंतजार कर लेते। नहीं, इंतजार ऐसा तो करेंगे। आपको कार्रवाई से तो ऐसा लगा कि आप सोचकर बैठे थे कि इनके साथ इस तरह से निपटा जाएगा। रविंदर जी, अगर इनकी गलती नहीं होती तो आदित्य ठाकरे ने तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट से मंत्री हटाया और उद्धव जी तुरंत अपना घर खाली करके मातोश्री चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में चोर था, उन्हें लगा था कि हाँ उन्होंने गलतियां की हैं। क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि वो अपना मुख्यमंत्री के पद को नहीं संभाल सके, एक्टिंग मुख्यमंत्री बना सकते थे। मुझे लगता है कि हमारे जो वकील साहब बैठे हैं वो निश्चित तौर पे इसमें बताएंगे कि ये कानूनी प्रावधान होगा कि अगर नहीं काम कर सकते तो वो एक्टिंग मुख्यमंत्री बनाए। पर अपने कामकाज को छोड़ के वो अंदर बैठ जाए और किसी से मिले नहीं और अपने उसी का तो जवाब ले रहे हैं ना, आपने उनकी बात बीच में काट दी। हाँ, मुझे बोलने दिया जाए। शबनम मैम, आप मुझे बोलने देंगी? आपने प्रश्न किया तो उत्तर भी ले लीजिए। जी जी बोले। और हाँ जी मैम, बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति सोता है उसके बाद जागता है तो बहुत अधिक समय के लिए नहीं, ठीक है? तो ये जो बाकी हैं, ये क्या इतने दिन से सो रहे थे? 2.5 साल सरकार चली, अच्छी खासी सरकार चली, बीच में कोरोना था तो कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए, फिर से विकास कार्य शुरू किया गया, सरकारें अच्छी चल रही थी। अचानक से इतनी भारी संख्या में, ठीक है, हमसे चूक हुई कि हमने अति से ज्यादा भरोसा कर लिया उनपे, बिल्कुल, क्योंकि ये भरोसा ही था जिसको तोड़ दिया गया। ये भरोसा था, इतना नहीं तो इतनी अगर शक्ति होती तो महाराष्ट्र के बाहर को इतने लोग नहीं, भारी संख्या में नहीं जा सकते थे। ये तो हमारा भरोसा था, हम करते थे। आप चले गए, ठीक है। अब आप इतने दिन से 2.5 साल से सो रहे थे, अचानक से आपको हमारी सारी कमियां नजर आ गई। शिंदे को अचानक से उद्धव साहब की सारी कमियां अचानक से 2.5 साल बाद कैसे आ गई? ईडी का नोटिस आया या फिर प्रलोभन दिया गया, ये जो भी कुछ हो, खेल पीछे से है, जरूर है, लेकिन ये जो भी इन्होंने कहा है कि मिलते नहीं थे, ये सभी गलत बातें हैं। अभी उन्होंने फंड की बातें की थी शिंदे साहब ने, अयोध्या तक नहीं जाने दिया गया हमें।
बिल्कुल, मैं वहाँ अयोध्या में आदित्य साहब के साथ मौजूद था। हमारे राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी के अनिल साहब हैं, वो हम सभी मौजूद थे। शिंदे साहब से हमारी फुटेज हुई है, हमारी मुलाकात हुई, शिंदे साहब मौजूद थे। तो सबसे पहला झूठ तो आप कहेंगे तो मैं भी आपको प्रूफ देता हूँ। शिंदे साहब 2 दिन और रुके रहे, ये सबसे बड़ी खास बात है। 1 दिन और उन्होंने संजय साहब के साथ भी अयोध्या दर्शन किया है। अयोध्या में सीता रसोई हो गया, दशरथ महल हो गया, कई जगहों पे वो पूरा टहले हैं, उसकी फुटेज है हमारे पास। ये तो सबसे पहला बड़ा। लेकिन अब आपके पास क्या बचा है? क्या अगला रास्ता है, क्या अगला कदम होगा आपका? अगला कदम अब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमारा भी जो है मानना है कि जो भी कोर्ट से आदेश होगा 11 तक हम इंतजार करेंगे। और हमारा भी कहना है कि अगर वो प्रोटेस्ट होता तो हम मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सरकार हमारी इतनी जल्दी जाएगी नहीं, और अगर जो गिराना चाहते हैं वो गिरा के देख लें, गिरा कर देख लें। चलिए, प्रकार जो भी अगर जो षड्यंत्र चल रहा है वो षड्यंत्रकारी जो करना चाहते हैं करके देखें। उसकी कोई काट है आपके पास? हाँ, काट है, हम बताएंगे नहीं। काट हर चीज की है। ये शिवसेना है, इसके पास इनके समय पे की ताकत है जो है, और ऐसा होगा। लेकिन क्या काट है हम यहाँ ओपन नहीं करेंगे। ठीक है। प्रदीप जी, एक बात और समझना चाहेंगे यहाँ आपसे हम, चूंकि क्या ऐसा संभव है कि ये जो विधायक एकजुट हुए हैं, जिन्होंने जो बागी तेवर दिखा रहे हैं, वो पार्टी बनाने की स्थिति में होंगे? और अगर होंगे तो वो क्या तरीका होगा पार्टी बनाने का? रविंद्र जी, एंटी डिफेक्शन लॉ में बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी है तो आप एक अपना अलग गुट बना सकते हैं, जिसको भी आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। उसका सिंबल अपना कोई चाहे तो सिंबल ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को, क्योंकि पार्टी बेसिकली किसी इंडिविजुअल से नहीं बनती है, जब आपके पास मेजोरिटी है तो आप ये भी हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर सिंबल को रिटेन भी कर लें। रही बात है, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, पैनलिस्ट सब बोल रहे थे, तो मैं एक बात जो मुझे जो लिटरेचर में और जो मीडिया में थी वो बहुत गलत लगी। आपके डिफरेंसेस आपस में कितने ही हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने ही साथियों को जिंदा लाश कह के बोलेंगे, वो एक बयान था राउत जी की साइड से, विधायकों को कह रहे थे कि वो जिंदा लाश है। मेरे ख्याल में, मेरा पर्टिकुलर अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मानना है मेरा कि आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो जाए, सरकार आज ये है, कल दूसरी बन सकती है, कल आप फिर इकट्ठे हो सकते हैं। राजनीति में तो कई तरह की बयानबाजी होती है सर जी, और ये करते रहते हैं। और कई बयान ऐसे रहे जो बेहद शर्मनाक रहे, लेकिन उस पर कभी कोई ना तो कार्रवाई की गई और ना ही उनसे कुछ कहा गया। तो ऐसे तो चीजें चलती रहती। लेकिन हाँ, इन पर लगाम लगनी चाहिए। जो जिस तरह से वर्तमान में बयानबाजियां हो रही हैं, और इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। इससे मैसेज, बिकॉज ये मैटर आज इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, हमारे देश का क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में, ये इस तरह की बयानबाजी से भी वो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। जहां तक रही बात ये कि अभी एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि उनको महाराष्ट्र आके बात करनी चाहिए थी, ये है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डली है जिसका टाइटल है उत्पल चंदावल वर्सेस एकनाथ शिंदे। उसमें भी इस पब्लिक टर्मोइल को देखते हुए, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसको देखते हुए ही ये PIL डली हुई है। और इस PIL में ही, हालांकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं सुनेंगे, इसमें भी अर्जेंसी नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम सुनेंगे। प्रोबेबली शायद महाराष्ट्र हाई कोर्ट इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये PIL भी है, और इस PIL में जो उनकी मेन प्रेयर थी कोर्ट के सामने, जो पेटिशनर थे, उनकी यही है कि MLA शुड रिटर्न टू महाराष्ट्र। वैसे भी रविंद्र जी, बिना स्टेट में जाए, असेंबली में जाए, फ्लोर में आप अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर सकते, ये तो सेटल्ड लॉ है। तो मेरा मानना ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट किया जाए, जो भी है। अब क्योंकि मैटर वैसे ही सब जुडिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल भी दिया है, जब एक आर्गुमेंट के टाइम में जब ये बोला गया कि आप हमारी जान की और माल की रक्षा करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट गोज विदाउट सेइंग, ये कहने की जरूरत नहीं है, इट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और देखने वाली बात ये होगी कि जब
ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और वो समय सीमा बीतेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो उसके बाद किस तरह की स्थिति बनेगी और क्या जिस तरह से उद्धव सरकार दावा कर रही है कि वो अपनी सरकार बचा लेगी, तो ये भी देखेंगे कि आखिर राजनीति में और क्या अभी कुछ होना बाकी है। क्या ये महाराष्ट्र में जो राजनीति का संकट आया है इससे बच पाएगी उद्धव सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।